विदेश मामलों के जानकार सुनील तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले भी धमकी दी थी। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि नेटो देशों को आगे आना होगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अब वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, बाहरी देशों से या ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका काफी है। जी, जैसे हम पहले से ही मैम पिछले शो में ये बात चली थी, तब भी यही बात थी कि जैसे ही ईरान के साथ जब ये युद्ध चलेगा तब नाटो के दो पार्ट होने के चांसेस रहेंगे, और आज वही बात हो रही है। आप देखेंगे कि नाटो के अंदर काफी देश ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लाया जाता है तब भी नाटो का इंटरनल विरोध शुरू हो गया था। नाटो के अंदर काफी देशों को ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका अपने मोनोपोली को इन्फोर्स करने के लिए ऐसे काम कर रहा है। और आज नाटो के अंदर जो मोस्टली देश हैं उनका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि हर एक देश के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं जो उनको इन्फोर्स किया जाए, हर एक में पीस ऑफ माइंड को इन्फोर्स किया जाए, मगर वो डिस्ट्रक्टिव मैनर में विश्व युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे इन्वॉल्व होते रहे तो ये विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, और जो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा, तभी करके जो नाटो है, नाटो के अंदर काफी देश यूएसए को सपोर्ट नहीं करते। सुनील जी, क्या इसका इफेक्ट होगा? क्योंकि नेटो देशों ने जिस तरीके से दूरी बनाई है, इसके बाद आपको क्या लगता है? देखिए, नाटो, ये भी एक बिटर ट्रूथ है कि यूएसए के बिना नाटो की फुल पावर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूएसए एक बहुत पावरफुल कंट्री है। यूएसए के पास काफी ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जिसके बिना नाटो इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। मगर जहां तक बात नाटो के बिना यूएसए की वर्किंग की है, तो यूएसए काफी लॉन्ग स्टैंड ले सकता है, मगर नाटो के बिना यूएसए भी मॉरली डाउन जा रहा है। सुनील जी, क्या अमेरिका फंस गया है इस जंग के बीच? आपको ये जंग कहाँ नजर आ रही है इस वक्त? क्योंकि इतना लंबा वक्त हो चुका है, जबकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि खामेनेई की मौत के बाद धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे, लेकिन लारी जानी भी मारे गए। उसके बावजूद भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, और ईरान किसी भी शर्त में पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, आज 22वां दिन हमारे युद्ध का चल रहा है। ईरान और यूएसए के बीच में देखेंगे कि 21 दिन खत्म हो चुके हैं और 22वें दिन आज जंग शुरू रह रही है। जब 10 दिन हुए थे तभी ये देखा जा रहा था कि ये 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये युद्ध खत्म हो सकता है। मगर उस समय जब पिछला शो हुआ था तब भी यही बात रखी गई थी कि ये जो आगे जंग कंटिन्यू रहेगी वो इसलिए रहेगी कि जो ये रिजिम चेंज होगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी कंट्री बनाएगी। आज भी वही बात हो रही है। अब ईरान के पास एक तरफ देखा जा रहा है कि इनके पास वेपन्स का स्टॉक खत्म हो रहा है, दूसरी साइड हम देखते हैं कि ईरान अब जो वेपन्स यूज कर रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी वाला है। आप देखेंगे कि पायलट फ्री जो वेपन्स हैं वो यूज कर रहा है वो, और वो कहाँ से आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि साइड में आप देखेंगे अभी ईरान के अंदर जो इन्होंने ईरान के अंदर या कुवैत के अंदर उन्होंने LNG गैस का जो ईरान ने डिस्ट्रॉय की है वो न्यू वेपन्स यूज करके कर रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी साइड बाय साइड कंट्रीज हैं रिजन चेंज के अंदर अपना पार्टिसिपेशन बनाना चाहती है, तो वो ईरान को सपोर्ट कर रही है इंटरनली। और दूसरी बात आप देखेंगे कि साइड बाय साइड अगर आप बड़ी कंट्रीज को देखेंगे कि रशिया को आज $500 बिलियन का तेल जो है उसका प्लस में जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फायदा हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से हम अंदाजा लगा रहे थे कि इसका इफेक्ट हो सकता है तमाम देशों पर, और अब वो देखने को साफ मिल रहा है। आने वाले वक्त में क्या स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है? देखिए, हमारी इकोनॉमी दो तरीके से चलती है। एक इकोनॉमी हमारे जो हमारी गोल्ड के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके US डॉलर को मेंटेन किया गया था, जिसमें करेंसी स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं। आज की स्थिति अगर देखेंगे, आप अगर जहां पर हमें पेट्रोकेमिकल्स चाहिए वहां पर हम सोने को कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी जो इकोनॉमी है सारी अब पेट्रो बेस्ड भी आप मान सकते हैं कि अगर पेट्रोल है किसी के पास तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, LNG नहीं है, LPG नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से उत्पाद ऐसे हैं, बहुत से कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कार्य रुक जाएंगे।
तो उसके अल्टरनेटिव एकदम ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि इसके बिना भी युद्ध के आगे लंबा चलने के चांसेस हैं, और जैसे ही युद्ध आगे चलेगा तो पूरे देशों के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो सारे देशों के अंदर ये सारे कारोबार के ऊपर एकदम इफेक्ट पड़ेगा। आप ये देखिए, हमारे देश की कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर हम एग्रीकल्चर की अगर उसको प्रोड्यूस कर करके भी कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, अगर वो कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो हम उसको कहाँ रखेंगे। इसी तरह दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर वो पेट्रोकेमिकल को प्रोड्यूस कर रही है, अब तो पेट्रोकेमिकल को प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसमें आप 3 से 4 साल आप रिकवरी के मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 साल के अंदर के बाद ही वो चीज को वो कंपेयर कर पाएंगे कि आज जैसी नॉर्मल सप्लाई हो सके। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना ये पूरे ही देशों के अंदर जो उनका एक इंडिपेंडेंट स्टैंड था वो लूज होने लग जाएगा, और अब सभी देशों के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज की वो इफेक्ट होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, आप दुबई को देखिए, दुबई के अंदर जैसे ही ये आतंकवाद बढ़ा है, जिसको आप एक क्राइमलेस कंट्री मानते थे, वहां पर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर जो लोग पहले रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे आज वो नहीं कर रहे हैं और वहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वहां की रियल एस्टेट जो इकोनॉमी है वो एकदम धीरे धीरे डाउन जाने लगती है। आप इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया के अंदर भी आप जैसे ही गैस की किल्लत रखी है, एस्मा लागू करना पड़ गया, ईसीए लागू करना पड़ गया, फिर भी आप देखेंगे कि कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उसके अल्टरनेटिव भी लोग ढूंढने लगे हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह ऐड आने लगी है कि सोलर से लिए प्रोडक्ट लीजिए, आप बिजली वाले प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर के अंदर ये चीज हो सकती है और इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि एलएनजी नहीं मिल रही, एलपीजी नहीं मिल रही, तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट तो एक बिजली वाला रह गया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे देशों के ऊपर इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और किस तरह तेल को सबसे ज्यादा टारगेट इस जंग में किया गया, क्योंकि जब इजराइल या यूक्रेन रूस की जंग हुई तब हमने देखा कि वहां पर रूस यूक्रेन जंग का इतना इफेक्ट हम तक नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तेल गैस को अटैक किया जा रहा है उसके बाद जाहिर सी बात है कि इसका असर तमाम देशों पर होगा, अर्थव्यवस्था पर होगा, आने वाले वक्त में महंगाई भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि तेल, क्रूड ऑयल के अंदर से हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसके अंदर आप मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलएनजी, एलपीजी और भी कई नेचुरल एसिड गैसेस हैं जो क्रूड ऑयल से निकलते हैं। क्रूड ऑयल को काफी जगह काफी चीजों से प्रोसेस करके उसके अंदर से काफी चीजों को निकाला जाता है। आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल के अंदर भी दो तरह के ऑयल हो जाते हैं, जिसके अंदर सल्फर ज्यादा है, किसी के अंदर सल्फर कम है। जो जिनके अंदर सल्फर ज्यादा है उसके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा निकलते हैं। इसीलिए ईरान के जो तेल है, जो वेंजुला का तेल है, जो ईरान का तेल है, उसमें सल्फर ज्यादा होने की वजह से वहां पर लोगों, कतर का है जो ईरान की साइड से होकर जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के कंट्रीज आसपास है, उनके अंदर जो तेल निकलता है वो तेल बेस्ट माना जाता है। आप देखेंगे कि अगर इस तेल के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कोई भी कमी होने लगी, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां देखिए, बड़े बड़े होटल्स देखिए, जहाँ पे जो पुराने सेटअप लगे हुए हैं, जो गैस से लगे हुए हैं, जो डीजल से लगे हुए हैं, जो तेल से हमारी गाड़ियां चल रही हैं, वो कैसे एकदम कैसे उसको चेंज कर पाएंगे? उसकी वजह से अगर ये चीजें कंट्रोल मैनर में ना हुई, आप देखिए कई कंट्रीज में, आप देखिए कि आप पाकिस्तान में ही देखिए तेल कितना महंगा हो गया। आप कई और कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है, उन्होंने तो बल्कि अपना जो रिजर्व जो तेल होता है या रिजर्व गैसेस होती है, जो देश में एक युद्ध के हालात के लिए या फिर एक आपातकालीन समय के लिए रखी जाती है, वो भी उन्होंने यूज करनी शुरू कर दी है। इट मीन टू से कि आने वाले टाइम में इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ रहा है। हम भी हमारे कंट्रीज के अंदर भी जो एस्मा लागू किया है, उसके बाद भी अभी हमारा एक जो जहाज आया था, ठीक है, हम 1-2 महीने के लिए स्टेबल हैं, मगर आगे फ्यूचर के लिए तो हमें अब भी सोच है कि हम इसको कैसे प्रोडक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस बात के लिए आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है तेल से भी। सुनील जी, कहा यह जा रहा है कि ईरान अब पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। खामेनेई की मौत के बाद एक लीडर्स की मौत की खबर सामने आई। कहा यह भी जा रहा है कि जिन्हें नया सुप्रीम लीडर बनाया गया मुश्तबा खामेनेई, वो भी उनका अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया, पब्लिकली वो कहीं नजर नहीं आ रहे। खबर ये भी कि वो भी मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद
क्या वजह है कि ईरान पीछे हटने को अब भी तैयार नहीं? वो जंग खत्म तो करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की शर्त को वो माने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। देखिए, कोई भी कंट्री होती है, उसका अगर रिजिम होता है, उसका जो प्रशासन होता है, वो 3 से 4 लेयर के अंदर चलता है। नंबर फर्स्ट लेयर जो उसके सुप्रीम लीडर्स रहते हैं, जैसे कि खामनेई जी थी। नंबर सेकंड लेयर जो उसके ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, या फिर नंबर थर्ड लेयर जो उसकी पब्लिक गवर्नेंस रहती है। जैसे कि आप जुडिशरी के अंदर ले लो, जुडिशरी के अंदर जो भी उनके मेन बंदे रहेंगे, जैसे कई लोगों ने अभी आप देखेंगे कि 3 इनकी लेयर्स में चल रहा है। इन 3 लेयर्स को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, तब तक वहां पर रिजिम चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर लोगों का जो माइंडसेट है आज भी खामनेई वाला है। वो युद्ध को खत्म तो करना चाहता है, मगर वो अपनी इन लेयर्स को खत्म नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि आज भी न्याय प्रणाली वैसे रहे, वो चाहता है आज भी प्रशासन वैसा रहे, वो चाहता है कि सुप्रीम जो लीडर्स थे, अगर खामनेई नहीं है, जो अब के वाले खामनेई को अपॉइंट किया गया, सेम उसी प्रोटोकॉल पे हमारी कंट्री को चलाया जाए। तो जो जो इनका प्रिंसिपल है, जो यूएसए का प्रिंसिपल है, जो जिन बातों के लिए लड़ाई हो रही है, सेम दोनों प्रिंसिपल दोनों के अगेंस्ट है। इसलिए वो चाहता तो है कि जंग ना हो, मगर उस शांति के लिए भी उसको सिर्फ यही चाहिए कि जैसे उनकी थॉट प्रोसेस है, उसी थॉट प्रोसेस पे जंग को खत्म किया जाए, जो यूएसए नहीं मान रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सुनील जी, अगर हम बात शेयर बाजार की करें तो भारी नुकसान हो रहा है। अगर भारत की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 12 लाख करोड़ का नुकसान एक दिन का हुआ है। अमेरिका में 76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, और आने वाले वक्त में जैसा कि आपने भी कहा कि इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्या अमेरिका अपने आप को इस जंग में फंसा हुआ महसूस करने लगा है? क्योंकि कई देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली है, वहां की जनता खुद नाराज है। जी बिल्कुल, पिछली शो के अंदर भी हमारी जब आज से 4-5 शो पहले बात हुई थी, तब भी यही बात मैंने कही थी कि शेयर मार्केट काफी फ्लक्चुएट होगा, और आज हो भी रहा है। आप ये देखिए कि जितनी भी हमारी कोई भी कंपनीज है, अगर फॉरेन के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करती है, वो तभी करती है जब वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। आप ईरान के अंदर देखिए, या मिडल ईस्ट के अंदर देखिए, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लूज होने लग गई है। वहां के नेताओं का सिर्फ यही हो गया है कि हम इस इमरजेंसी को कैसे संभालेंगे। आज वहां पर अगर नेता चेंज करना हो, तो जल्दी से कोई नेता बनने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि इस युद्ध के अंदर अगर कोई नेता बनेगा, तो उस नेता को भी उसको हैंडल करना पड़ेगा। आप यूएसए के अंदर देखिए, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका लगातार यूएसए बेस देखते ही ईरान उसको किसी भी कंट्री के अंदर ईरान उसको सिर्फ उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो यूएसए बेस्ड। उसके अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। कोई बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है, वो उसके अंदर जब पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो प्रोग्रेस कैसे करेगा। इसलिए उनका शेयर मार्केट एकदम ही डाउन जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी जी, जो दूसरी बात है, वो जो आज के जो पहले गोल्ड के हिसाब से करेंसी चलती थी, आज पेट्रो प्रोडक्ट्स के हिसाब से करेंसी चल रही है। आप देखो कि पेट्रो कंपनीज के अंदर जिन्होंने मोस्ट प्रोबेबली पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय उसको करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर पेट्रोकेमिकल इनके पास नहीं होगा, यूएसए के पास नहीं होगा, तो इसकी भी इकोनॉमी खत्म होगी। तब वहां पर लोग जितना भी पैसा है शेयर मार्केट से अपना डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तभी बिल्कुल इसमें इफेक्ट होगा और आने वाले वक्त में और ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम जानकारी के लिए।